नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी थर्ड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल इतना खास मॉड्यूल है कि बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस मॉड्यूल में हमने पहली 4 क्लासों के अंदर डीसी मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बता दिए थे और अच्छे से क्लियर भी करवाए थे। और उन चारों क्लासों से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएँगे। अगर आपने अब तक उन क्लासों को नहीं देखा है, तो जो बच्चे यूट्यूब पे एज़ ए डेमो के तौर पर क्लासें देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि उन चारों में से 2 से 3 लेक्चर हमने इसी यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट चैप्टरों की इम्पोर्टेंट डेमो क्लासें देख सकते हो। और अगर आप हमारा कंप्लीट बैच करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है। एक ऐप का लिंक है, वीर कॉन्सेप्ट नाम से अपनी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। या फिर आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ऐप के लिंक पे भी जा सकते हो। दूसरा एक लिंक है उस पे व्हाट्सएप का, उस पे आप जुड़ के जब भी कोई मेरे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो वहाँ पर ऐप पे आपको बैच वाले सेक्शन में एक गारंटी बैच, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन नाम से हमने स्टार्ट कर रखा है। बैच की खास बात ये है कि सारा का सारा टेक्निकल सिलेबस आपकी गिरफ्त में होगा, एक-एक चीज़ आपको याद होगी, बस आपको क्लास बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है। बैच के साथ-साथ आप टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करना चाहो तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए हमने एक ये टेस्ट सीरीज़ के नाम से, टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में आपको नज़र आएँगे। आप स्पीड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप को आँक सकते हो कि इस टॉपिक में मेरी कितनी पकड़ है। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आप फिर करेक्शन भी कर सकते हो। और ऐप पे ही आपको कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट एचएसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएँगे और साथ ही आपको कंप्यूटर का एक बैच भी नज़र आएगा। तो हम कर रहे थे थर्ड मॉड्यूल में हमने डीसी मशीन के सारे पार्ट पढ़ लिए थे, तो थर्ड मॉड्यूल में हमने डीसी मशीन के ऊपर फोकस करना था और डीसी मशीन के तहत हमने डीसी जनरेटर को स्टार्ट किया है। जैसे कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल में एक टास्क किया था कि हम क्लास के जस्ट बाद आपको मैं कह रहा था कि पीडीएफ को रिवाइज़ करो और जब भी अगली क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो पिछली क्लासों का कंटेंट रिवाइज़ करवा रहा था। ये सेकंड मॉड्यूल में हमने काम नहीं किया क्योंकि वो मॉड्यूल बहुत आसान था, उसमें जस्ट आपको सुनना था, सुनने मात्र से भी काम आपका चल गया होगा। थर्ड मॉड्यूल थोड़ा-सा टफ है एज़ कंपेयर टू अ, अदर मॉड्यूल और ये मॉड्यूल इतना ख़ास भी है कि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इस वजह से प्रत्येक क्लास की स्टार्टिंग में मैं पिछली क्लासों का कंटेंट आपको रिवाइज़ कराऊँगा। उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसे ही मान के चलो इस चैप्टर की टोटल 8, 9, 10 जितनी भी क्लास आती है, जब तक आप 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में पहुँचोगे तो आपको पीछे का कंटेंट याद होना बहुत ज़रूरी है और वही याद कराने वाली चीज़ को मैं आपके टिप्स में ले आऊँगा क्लास के स्टार्टिंग में रिवाइज़ करवाने के साथ-साथ। तो वही काम आपको करना है ना? आपको क्लास की रिवीजन में ध्यानपूर्वक सुनना और क्लास के एंड में आपको पीडीएफ से रिवाइज़ करना है। आपको ऐप पे जाओगे कोर्स में, प्रत्येक फ़ोल्डर मैंने बना रखे हैं चैप्टर वाइज़ अलग-अलग और प्रत्येक चैप्टर की स्टार्टिंग में, है ना? कुछ लेक्चर मैंने ओपन कर रखे हैं, तो डेमो के तौर पर आप वहाँ भी देख सकते हो, क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ को पढ़ सकते हो। हम कर रहे थे डीसी जनरेटर। मैंने कहा कि डीसी मशीन के तहत सामान्यतः विद्युत यांत्रिकी ये युक्तियाँ हैं। विद्युत को यांत्रिक में और यांत्रिक को विद्युत में डीसी मशीन के तहत किया जाता है, जिसमें से मोटर आपकी विद्युत से चलती है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और बात करूँ मैं आपकी जनरेटर की, तो ये एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। फिर हमने देखा कि डीसी मशीन के तहत मेनली हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पढ़ते हैं। इसके अलावा एसी मोटर और आपका अल्टरनेटर भी है, लेकिन उनको हम सेकंड हाफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ में हम डीसी मशीन को देख रहे हैं, तो हमने देखा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। उस डीसी मोटर, डीसी जनरेटर की एक खास बात ये थी कि कहीं न कहीं इसकी या तो इनपुट में या आउटपुट में आपको डीसी सप्लाई ज़रूर नज़र आएगी। जैसे डीसी मोटर में हम इनपुट के तौर पर डीसी सप्लाई देते हैं, वो उसको यांत्रिक में बदलती है। जबकि बात करूँ डीसी जनरेटर की, ये तो यंत्र है, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे और उस यांत्रिक ऊर्जा को प्रेरण विधि के द्वारा बनाएगा तो ईएमएफ के तौर पर अल्टरनेटिंग ही वेव, लेकिन इस ईएमएफ की जो बनी है अल्टरनेटिंग वेव, इसको बाद में कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में बदल दिया जाता है। तो डीसी मशीन में कहीं न कहीं इनपुट या आउटपुट में आपको डीसी सप्लाई ज़रूर नज़र आएगी।
फिर मैं बात करूँ प्रॉपर अगर डीसी जनरेटर की, तो ये आपका एक यंत्र है जिसको आप यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी देंगे, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कौन सी डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। ये अपने आप से कोई काम नहीं करता, इसको दी गई मैकेनिकल ऊर्जा को ही ये किस में बदलता है, ये आपकी किस में बदलेगा, डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। फिर मैंने बताया कि जनरेटर के लिए 3 मौलिक आवश्यकता है, 3 मौलिक आवश्यकताओं को आप कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राइम मूवर मेथड के द्वारा या फिर किसी भी अलग-अलग मेथड हो जाते हैं, टरबाइन से भी आप यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हो, किसी डीजल वाष्प या फिर आप पेट्रोल वाले इंजन से भी यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हो। ये जब यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये आपका कंडक्टर घूमेगा। कंडक्टर मतलब आपके बीच वाला आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर जो स्लॉट होते हैं उनके अंदर जो चालक तार है, सुपर एनिमल्ड कॉपर के वायर है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, इस वजह से पर यहाँ पर आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ बन के आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से बता रखा है और इन सारे पार्टों को हम डिटेल से पिछली 4 क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। तो कंडक्टर इनेमल्ड इंसुलेटेड कंडक्टर जो आर्मेचर के अंदर फिट किए जाते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो आपके बाहर योक, योक के ऊपर आपके जो पोल लगाए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पोल, उसके ऊपर जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग को जब बाहर से कुछ उत्तेजना करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है, उन्हीं वाइंडिंग को हम डीसी उत्तेजित वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है, जो आपकी एयर गैप में नॉर्थ से साउथ और योक के अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से परिधि पे फैल जाएगी, किसके? आपके आर्मेचर के। कैसे फैल जाती है? क्योंकि हमने पोल के आगे का आकार शू आकार का बना रखा है, जो प्रॉपर तरीके से उन है ना मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन को आर्मेचर के ऊपर फैलाएगा। और जैसे ही हमने बाहर से कोई यांत्रिक ऊर्जा दी, तो वो आपके आर्मेचर कंडक्टर ने आपके मैग्नेटिक फील्ड को काटा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ जिक्र कर रखा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डीसी जनरेटर आखिरकार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने बताया कि ये जनरेटर आपके फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और यही सिद्धांत आपको पूरी की पूरी मशीनी सेक्शन में नजर आएगा। है क्या ये? ये वही बात है जो मैं पिछले कुछ 4-5 मिनटों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप आर्मेचर को घुमाते हो, तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसमें भी 2 बात है। इसमें 2 बात कैसी है? या तो आप क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चालक को घुमाओ या फिर आप क्या मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर लिया और चालक को घुमाओ, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चुंबकीय नॉर्थ और साउथ पोल आपके क्या है फिक्स होने के बजाय मूव करने लग जाए और आपका चालक फिक्स कर दे। तो दोनों चीज हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। कहने का मतलब है चाहे खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना तो खरबूजा ही है। चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने पीछे जो सीखा था 4 क्लासों में, हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं और चालक को घुमा रहे हैं। हो ये भी सकता था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं और चालक को फिक्स कर दें। बननी तो आपकी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी कटनी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कटनी है, बीच में चालक आएगा, तो आपकी प्रोड्यूस तो ईएमएफ ही होगी और ईएमएफ को प्रोड्यूस करना ही अपना टास्क है। तो यही बात यहाँ पर लिख रखी है। फिर हमने बताया कि कंडक्टर में जो ईएमएफ है, हमेशा चाहे वो आपका जनरेटर में हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक साइड आपका अल्टरनेटर होता है और एक साइड आपका डीसी जनरेटर होता है। चाहे मैं बात करूं अल्टरनेटर की और चाहे मैं बात करूं आपके डीसी जनरेटर की, ये दोनों ही आपके प्रेरण विधि के द्वारा दी गई यांत्रिक ऊर्जा को किसमें ईएमएफ तो बनाते हैं, लेकिन कैसे ईएमएफ बनाते हैं, प्रत्यावर्ती प्रकार की अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती प्रकार की ईएमएफ को बनाते हैं। चाहे अल्टरनेटर और चाहे मैं बात करूं डीसी जनरेटर की। अल्टरनेटर से हम डायरेक्ट आपकी है ना कौन सी विधि के द्वारा, वो आज की इस क्लास में पढ़ा जाएगा। 2 विधि आती है, स्प्लिट और स्लिप, स्लिप और स्प्लिट 2 विधि आती है। तो वो जो बनी हुई अल्टरनेटर ने जो एसी बनाई है वो बाहर बाहर दे दी जाती है बिना बदले, उस एसी को पारेषण और वितरण के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो आपके डीसी जनरेटर ने जो बनाई है, डीसी जनरेटर में हम चाहेंगे कि डीसी आउटपुट मिले, तो उस डीसी जनरेटर को कम्यूटेटर के द्वारा एसी में बदल दिया जाता है और इसी वजह से उस कम्यूटेटर को हमने पढ़ा था पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर दिग परिवर्तक है ना दृष्टकारी के नाम से भी जानते हैं। ये हमने भी पढ़ा था और इम्पोर्टेंट भी है। तो यही बात यहाँ लिख रखी है कि अल्टरनेटिंग प्रकृति की बनती है और बाहर अगर अल्टरनेटिंग ही भेज देंगे, एसी भेज देंगे,
तो वो आपका अल्टरनेटर है, और उसको अगर बदल के डायरेक्ट करंट निर्दिष्ट धारा में बदला जाए तो वो आपका डीसी जनरेटर या फिर आपका डायनेमो है। अब डायनेमो डीसी जनरेटर में क्या फर्क है, ये बात मैंने कुछ ऐसे पोल से अलग अलग करके बताई थी, स्थायी पोल और अस्थायी पोल। तो स्थायी पोल में मैंने कहा था कि भाई ये पोल है ना, वो एक कम लेकिन परमानेंट प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इसका प्रयोग छोटे मशीनों में मुख्यतः तौर पर डायनेमो में प्रयोग किया जाता है। समझ गए? यानी कि छोटी मशीनों को हम डीसी है, तो डीसी के ही पार्ट, डीसी मशीन के ही है, लेकिन छोटी मशीनों को हम डायनेमो कह देते हैं और बड़ी मशीन को हम डीसी जनरेटर कह देते हैं। तो डायनेमो के लिए बताया कि छोटे आकार की मशीनें होती हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः खिलौनों में या फिर विभिन्न प्रकार के वाहनों के बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर पूरे इस पूरे का निचोड़ निकाला जाए कि जो आप कह रहे हो कि सर भाई एसी भी बनती है और दूसरे प्रकार के भी यंत्र के द्वारा एसी ही बनती है, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? फिर तो एक ही रख देते हैं। नहीं, जो एसी आपका अल्टरनेटर बनाता है उस एसी को बाहर भी, है ना, किसके द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा, ब्रुशों के माध्यम से एसी ही प्रोवाइड की जाती है, बाहर एसी ही जाएगी, जो आगे चलकर वाल सॉकेट में या फिर पारेषण और वितरण के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो डीसी जनरेटर आपकी डीसी एसी बनाता है, उस एसी को कम्यूटेटर के द्वारा एसी में एसी को डीसी में बदल दिया जाता है और ब्रश के माध्यम से बाहर सप्लाई कर दी जाती है, और वो डीसी आपकी पारेषण और वितरण में यूज नहीं होती, उसको किसी ना किसी सेल या बैटरी के अंदर संचित कर लिया जाता है। ये मेनली फर्क है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर में एसी मिलेगी, डीसी जनरेटर में डीसी मिलेगी, लेकिन प्रेरण विधि के द्वारा बनेगी क्या, इसमें भी एसी बनती है और उसमें भी एसी बनती है, लेकिन इस एसी को बाहर स्प्लिट रिंग के द्वारा एसी ही दी जाती है और इस एसी को कम्यूटेटर के द्वारा बदल कर बाहर डीसी दी जाती है। ठीक है, ये मेनली फर्क था। फिर हमने देखा कि एडी करंट एक चीज है, आपको पता है कि जो हमने कम्यूटेटर को बनाया, डीसी जनरेटर में हमने कम्यूटेटर को बनाया, वो आपका किसका बना रहे थे, हम बना रहे थे आपका आर्म। देखो वैसे देखा जाए तो हम ऐसे ही मटेरियल का यूज करेंगे जिसमें आपके प्रतिष्ठम रिलेक्टेंस का मान कम से कम हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि भाई अगर हम इस आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर एक बेलनाकार शेप, ड्रम के आकार की शेप है, इसके अंदर स्लोटर, उसके अंदर हम चालक तारों को डाल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो उस चालक तार के अंदर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो। लेकिन फिर भी जो बाहर का जो आकार है ड्रम के आकार का, जिसके अंदर स्लोट काट के जो शाफ्ट के ऊपर लगा है, जो शाफ्ट के साथ ही घूमेगा, वो आर्मेचर के अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी करंट को हम एडी करंट कहते हैं। अगर वहां हम सिलिकॉन का यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर हम यूज करेंगे लोहे का, ठोस लोहे का, तो कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्रोड्यूस तो होगा। जो आपकी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में भी, प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चे को लेके गया, मैं भी वहां पर जाके अपने हाथ आजमाने लग गया, तो ये ठीक वही बात है। आप पैदा करना चाहते हो किसमें, आर्मेचर कंडक्टरों के अंदर मुख्यतः धारा ईएमएफ, लेकिन प्रोड्यूस हो रही है साथ में किसमें, कोर के अंदर, और वो कोर में प्रोड्यूस हुए करंट को ही हम एडी करंट कहते हैं। जो जो एडी करंट है वो मुख्य करंट के, मुख्य ईएमएफ का अपोजिट में जाएगा, इस वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, इसी हीट को हम एडी करंट के तौर पर शो कर देते हैं। तो वो जो पावर लॉस है वो किसके बराबर होगा, आई स्क्वेयर आर टी। आई मतलब प्रोड्यूस हुआ करंट, एडी करंट उसके वर्ग के, और प्रतिरोध, क्योंकि जहां प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट करता है, तो वही उष्मा को हम यहाँ पावर लॉस कह रहे हैं। और कितने समय तक ऐसा हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये हाई एडी करंट लॉस है। अच्छा, फिर इन जो आपकी आपका जो बाहर कौन सा बाहर, आर्मेचर चालक के अंदर जो कंडक्टर, उसके बाहर जो आर्मेचर कोर है, उस कोर की पत्तियों को हम क्या कर देते हैं, उन पत्तियों को हम वर्निश कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। तो उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है, 0.35 से लेकर 0.5 mm। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा इस वजह से मिला जाती है ताकि आपके सैथलिसिस हानि लॉस कम हो। तो ये हम लेमिनेटेड कर देते हैं, इस वजह से आपका एरिया तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है और लंबाई उतनी रहती है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपकी मेन कोर के अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा तो भी बहुत कम मात्रा में होगा, वो आपके बहुत ही कम पावर लॉस की तरफ लेके जाएगा। यही एडी करंट और एडी करंट लॉस को दूर करने का मेथड था। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, फ्लेमिंग का दायां हाथ और फ्लेमिंग का बायां हाथ। दाएं हाथ को हम डीसी जनरेटर में यूज करते हैं और बाएं हाथ को हम डीसी मोटर में यूज करते हैं। अच्छा, फिर मैंने बताया कि भी कैसे क्या निकालते हैं, तो ऐसे पकड़ लेंगे हम इसे
ऐसे करेंगे और बताएंगे क्या चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर इस डायग्राम से भी देखोगे तो भी आप देख सकते हो क्या चीज आपको साफ साफ, पोल आपके फिक्स होते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये जो लाइन है, ये जो रेखा, ये जो आपकी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, प्रथम उंगली कहते हैं, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी नॉर्थ से साउथ। फिर आपको पता है बीच में चालक होता है आर्मेचर, उसकी घूमने की दिशा भी पता है। ये थंब, थंब आपका क्या बताएगा, ये बताएगा आपके चालक की घूर्णन की दिशा। अब बच गई तीसरी चीज, उसी को हम बताते हैं और इस उंगली से बताएंगे। इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर, मिडल रिंग तो ये होती है, इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, है ना। तर्जनी उंगली तो शायद वो होती है मध्यम उंगली, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे मिडल फिंगर, है ना। ये सबसे बड़ी भी होती है और मिडल फिंगर भी होती है। इससे हम ज्ञात करते हैं विद्युत भाग बल की दिशा, ये ज्ञात की जाती है। तो कौन सा नियम कहाँ यूज होता है और क्या ज्ञात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम याद करवाया था मैंने। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर को पढ़ रहे हैं। जनरेटर को पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा हैंड आता है, पहले आपका दायां हाथ आता है, बाद में बायां आता है। और वैसे भी याद कर लो, जनरेटर जी पहले आता है और मोटर एम बाद में आता है। दोनों के दोनों डीसी के पार्ट है, डीसी जनरेटर डीसी मोटर। जनरेटर पहले आता है, पहले दायां हाथ आता है, मोटर बाद में आती है, बाद में बायां हाथ आता है। ऐसे याद कर लेंगे। ज्ञात क्या करते हैं, ईएमएफ ज्ञात करते हैं। इसी ईएमएफ को फिर हम आज की इस क्लास में ड्राइव करने वाले हैं, जो आपके सामने नजर आएगा। ये वो था कि चालक किसको मूव करते हैं, किसको मूव करते हैं, चालक को ऊपर नीचे करते हैं, उसके बारे में। ये कोई खास बात नहीं थी, बस यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से बता रखा है। अब यहाँ से हम जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये बात, ये डायग्राम क्यों लिया है सर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई चुंबक स्थिर है, चालक को घुमा रहे हैं, चुंबक स्थिर है, चालक को घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। हो ये भी सकता था कि आपका चालक फिक्स है, बीच में चालक फिक्स है, आर्मेचर को फिक्स कर दो। आप मैग्नेट बाहर वाले कौन था, पोल्स को घुमाओ, बाहर वाले पोल्स को घुमाओ, यानी कि आपने पोल की दिशा बदलो, ऊपर नीचे करो, यानी कि आपके स्थिर चालक हो गया। और आपके मूव कौन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जो आपके चुंबक, चुंबक ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो इससे कौन कर, क्या चीज, क्या क्या चीज मेनली जो नहीं बदल रही, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइनों को काटने की स्थिति नहीं बदल रही। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इस चालक कंडक्टर के द्वारा काटी जाएगी, तो इसका मतलब आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। यहाँ से जो लाइन जा रही है चालक के मूव करने से कट गई, यहाँ से जो लाइन जा रही है वो आपके चालक तो फिक्स है, लेकिन ऊपर नीचे होने से कटी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन सी, और आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। उसी ईएमएफ को अब हम इस क्लास में ड्राइव करेंगे। तो भाई जो ये रिवीजन किया है ये बहुत खास है, और रिवीजन में बोला गया एक एक शब्द आपके डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ये जो रिवीजन हम करेंगे ना, जब पूरे चैप्टर के एंड में जाएंगे, अब अगली क्लास आएगी ना तो थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। स्टार्टिंग की जो ये 15 मिनट है, ये 15 मिनट की 15 मिनट ही रहेगी। 8वीं क्लास में भी जाओगे ना तो पिछले 7 क्लासों को रिवाइज करने में भी 15 मिनट लगेगी, क्योंकि फिर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो पेपर में आती है, उन चीजों को फोकस करेंगे जो आपको कभी किसी न किसी तरीके से मेरे को याद करानी है। तो ये एक टास्क आपका चलता रहेगा। अब पढ़ लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। अच्छा, इसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दो, और अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है तो तुम इसे ई से ही रिप्रेजेंट कर लो। तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम कहोगे कि ये क्या नई चीज आ गई, तो तुम इसे ई से ही रिप्रेजेंट करो। यानी कि प्रोड्यूस हुई, है ना, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान क्या है, ई। और वो किसके बराबर है, बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छा लंबा चौड़ा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को हम समझते हुए और तुमको याद करा दूंगा। सबसे पहले बताओ, अच्छा जो वोल्टेज हम किसी भी सेल बैटरी से हम लेते हैं उसको हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट मॉड्यूल में ये बात मैंने बताई भी थी। कोई भी वोल्टेज है जो सेल बैटरी या फिर डायरेक्ट किसी प्रत्यावर्ती धारा के जो करंट का मान है और वहां वोल्टेज है, उसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोई वोल्टेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हमने, है ना, ये पढ़ा है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि के द्वारा हम ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, और बना रहे हैं उसको हम V से नहीं E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे तुमको मैं कहूं कि किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई एक बेसिक कॉमन अंतर बताओ, तो तुम कोई एक चीज इंडिकेट करते हो ना, भाई इसका नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट और इसका नेचर तो बड़ा रूडली सा है। समझ गए बात, ये एक इशारा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो हम यूज कर रहे हैं वो V है, और जो हम बना रहे हैं उसको हम E से बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू बराबर होगा वी एल वी साइन थीटा, वी एल वी साइन थीटा। ये E इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा होगा। क्लियर है भाई। तो सर इसमें क्या खास बात है बताओ जरा, E इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, और वोल्ट
धारा जो यूज कर रहे हैं वी वो भी वोल्ट में और पैदा हो रहा है वो भी वोल्ट में। भाई ये भी चाहे ठीक है सॉफ्ट नेचर का है, ये थोड़ा सा रूडली नेचर का है, लेकिन है तो दोनों इंसान ही। समझ गए? तो ये बन रहा है या फिर हम यूज कर रहे हैं वी हो चाहे ई हो, मापेंगे हम वोल्ट में ही। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर में सबसे ज्यादा डेफिनेशन हमने देखी थी। थोड़ी सी मुश्किल भी थी, लेकिन वहां भी मैंने पूरा जोर लगा दिया था तुमको याद करवाने में। तब मैंने बताया था कि मैग्ने और पहली डेफिनेशन थी ये। उससे पहले एक छोटी सी बात हो रही थी, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, वो बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और बाहर के अंदर मैग्नेट मतलब चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं है ना, एक लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। उसे टेस्ला में मापते हैं, तासला लेके माप लेंगे। वेबर में भी मापते हैं, तासला में मापते हैं, वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला में। आप कहोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स को मापते हैं, ठीक है, आपको याद है वेबर को और मैक्सवेल में 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, याद कराया था क्रिकेट से लिंक कर कर। तो ठीक ये उसी प्रकार से लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और इसको किस में मापेंगे? सारी की सारी रेखाओं को मापना है। गांव में बोलते हैं तासला, तासला लेके माप लो ना, तासला लेके माप लो। एक तासले में कितनी आएगी? वही बी का मान है। ऐसे लिंक करके याद कर लेंगे। तो ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, वोल्ट में मापते हैं, वोल्टेज है तो वोल्ट में माप पाएंगे। चुंब बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। सर ये लंबवत तल का मतलब क्या है? जैसे ये आप देखो नॉर्थ और साउथ पोल, तो यहाँ पर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं संख्या है ऐसे कर लो महात, और ये लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय नॉर्थ से साउथ जितनी भी बल रेखाएं जा रही है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसको किस क्या लेके मापेंगे? टेस्ला, तास्ला लेके माप लेंगे। आई क्या है? फील्ड में चालक की कुल लंबाई, लंबाई को हमेशा किस में मापते हैं? मीटर में। अच्छा, प्रभावी लंबाई बोल रहा है, प्रभावी लंबाई का मतलब है वो लंबाई किसी चालक की, यानी कि आर्मेचर के अंदर जो चालक जो स्लॉट के अंदर आपने वाइंडिंग डाली है, वो लंबाई जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से घूम रही हो, उसी लंबाई को बोलते हैं प्रभावी लंबाई। और इसको मीटर में, किसी भी चीज की लंबाई को मीटर में मापते हैं। वे क्या है? फील्ड व चालक के मध्य अपेक्षित घनत्व। इसमें ये क्यों नहीं बोला कि आर्मेचर के घूमने का अपेक्षित घनत्व? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आगे चलकर आपको पता लगेगा कि कभी कभार हम आर्मेचर को भी फिक्स करके बाहर वाले पोल्स को घुमा देते हैं। यानी कि यहां तो हम देख रहे हैं डीसी जनरेटर के अंदर क्या घुमाया जा रहा है? पोल तो फिक्स है योग के ऊपर और आर्मेचर को घुमाया जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आर्मेचर को रोक लेंगे, पोल को घुमाएंगे। बनानी ईएमएफ है, हम अपने तरीके से बनाएंगे। बननी तो कटना तो आपकी चुंबकीय बल रेखाओं को है, कटना तो आपका खरबूजा ही है, ठीक है। तो वी क्या है? फील्ड व चालक के मध्य अपेक्षित घनत्व। इन दोनों के बीच में, जैसे चलती हुई ट्रेन में आपके सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति आपको शिथिर नजर आएगा, लेकिन आपने जो सेब उछाला है वहां भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन बाहर वाले लोग आपको पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन होता क्या है? एक्चुअल में आप चल रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि कोई एक पोल है, कोई एक पोल है, जैसे हमने पीछे डायग्राम देखा था, हमने देखा था कि भाई योग के अंदर ये योग बना लिया, तो ये पोल है। इस पोल के सामने मान लेते हैं ये आर्मेचर की कंडीशन है। तो पोल आपका फिक्स है, तो इसके सापेक्ष ये आर्मेचर आपका कितनी स्पीड से घूम रहा है, इसी को हम बोलते हैं वी। वी मतलब वेलोसिटी यार, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो उस अपेक्षित गति को बता रहा है, किसको बता रहा है? अपेक्षित गति को। फील्ड व चालक के मध्य अपेक्षित गति, और गति को है ना किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। फिर क्या बताया? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होना चाहिए था क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। थीटा, कोण जिस पर चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, कितने डिग्री के एंगल पे काटता है, और बहुत खास है, कभी कभार काटता ही नहीं, पैरेलल हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये देखो ऐसे समझो, आपके और मेरे सामने ये कैमरा है, तो जैसे ये बोर्ड और इस कैमरे के सामने कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है, कोई नहीं है। अब देखो खून काट रहा है, ये काट दिया, ये काट दिया, मैंने आपके रास्ते को काट दिया, ठीक है। और एक चीज देखो, मैं काट नहीं रहा, मतलब ये वाले अक्षर काटूंगा नहीं, मैं इधर से सीधा ही आ जाऊंगा। समझ गए? तो ये कंडीशन बनेगी, मतलब कि पो जो चुंबकीय बल रेखाएं और चालक दोनों समांतर हो जाएंगे। थीटा का बहुत बड़ा रोल है, 90 डिग्री समांतर हो जाएंगे, और कभी कभार बिल्कुल काटेंगे। काटेंगे तो मैक्सिमम आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी।
प्रॉपर तरीके से काटेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, नहीं काटेंगे तो नहीं होगी। और इसी वजह से आपकी साइन वेव चलती है। इसी वजह से यहाँ आपका मैक्सिमम काटेगा, यहाँ कम काटेगा, कम काटेगा, एक टाइम आएगा कि नहीं काटेगा, एक टाइम आएगा नहीं काटेगा, 0 पे नहीं काटेगा, 90 पे नहीं काटेगा, 180 पे नहीं काटेगा, है ना। अरे उल्टा बोल दिया, 0 पे नहीं काटेगा, 90, 0 के बाद 180 पे नहीं काटेगा और 360 पे नहीं काटेगा। कहाँ काटेगा? मैक्सिमम 90 डिग्री पे काटेगा और 270 पे काटेगा। मैक्सिमम कहाँ बनाएगा? 90 और 270। आगे लिखा पड़े सब डायग्राम के माध्यम से। लेकिन ये बात आ गई समझ में मोटा मोटा? क्या समझे तुम कि भाई ई टाइम क्यों दे रहे हैं, ये इक्वेशन याद करने। अब मोटा मोटा तुमको 50% ये याद हो गई होगी कि भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत को देखते हैं। तो पता लगा कि फाइनली एक इक्वेशन बनेगी। कैसे? हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के तहत हमें किसका मान निकालना है? इस उंगली के द्वारा, इस उंगली के द्वारा। कौन सी उंगली है ये है आपकी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के द्वारा हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है और उसको हम ई से बोलते हैं। प्रेरित है तो ई, तो ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। बी क्या है? सबसे पहले ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वोल्ट में मापते हैं। बी क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, जिसे आप क्या बोलते हैं? लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, और उसे बोलते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। घनत्व को, पूरे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को तासला लेके माप लेंगे, टेस्ला में मापते हैं। एल क्या है? फील्ड के अंदर प्रभावी चालक जो सिर्फ आपके मैग्नेटिक फील्ड्स को काटेगा, इसको मीटर में मापेंगे। वी क्या है? फील्ड और आपके चालक के मध्य अपेक्षित खांसी आ रही है भैया, ठंड लग गई थोड़ी, है ना। और वैसे बारिश वगैरह चल रही है तो थोड़ी सी नमी भी है मौसम में। और भाई अब नो, जैसे बोलना नहीं चाहिए, क्लास तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी वीकनेस फील होगी। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ी सी कमी एनर्जी से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रखें और कोई मतलब कोई अड़चन नहीं आई तो पूरे रखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फलिहार पे, कोई अन्य नहीं, कोई वो नहीं, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन होगी, फिर भी एडजस्ट करके पढ़ाया जाएगा। वी क्या है? फील्ड व चालक के मध्य अपेक्षित गति। गति को हम किस में मापते हैं? मीटर पर। और वेलोसिटी है तो वैसे दूरी को मीटर में, फिर गति को चाल बराबर देखते हैं ना, दूरी बटा में समय, तो मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी को हम बताते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, शायद ऐसा आएगा, देख लेंगे। और थीटा क्या है? जिस कोण पर चालक चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे को काटता है। अब क्या कहते हैं? यह सूत्र हमें बताता है कि प्रेरित वोल्टेज किन कारणों पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सबसे पहले बी, चुंबक जितना भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई चीज नीचे तो आई ही नहीं, तो किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, और जिसे बोलते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और प्रभावी चालक, और आपकी क्या है? अपेक्षित गति। चालक और आप मतलब फील्ड और चालक के बीच में अपेक्षित गति, और थीटा, इन चीजों पे निर्भर करता है। तो उनसे रिलेटेड पॉइंट है, पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में तो वही आएगा और उनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा। बी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक जितना, मैंने क्या बताया था? जितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनेगी उतना ही फायदेमंद है। जितनी ज्यादा मैग्नेट, वो बनेगी कब? रिलेक्टेंस का मान कम से कम हो, प्रतिष्ठम का मान कम से कम हो। उसके लिए हमने यूज किया ना, उसके लिए हमने दिमाग लगाया कि हम क्या यूज करेंगे। सिलिकॉन आयरन की जगह हम सिलिकॉन, कास्ट आयरन की जगह सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे। जीप थोड़ी अभी से ललखड़ाने लगी भाई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय जितना शक्तिशाली होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनेगी उतना ही चालक तार को काटेगी, उतनी ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उतनी ही अधिक बिजली पैदा होगी। तार एल क्या है? किसके डिपेंड करता है? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल एल के ऊपर। चालक का, तार या चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी। और अच्छी क्वालिटी का सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर ही हम यूज करेंगे। फिर भी तार का चुंबकीय क्षेत्र में जितनी गति से घुमाएंगे, आर्मेचर को जितनी, आर्मेचर को घुमाने के लिए हमने यांत्रिक ऊर्जा दी है ना, तीन मौलिक आवश्यकताओं में हमने क्या देखा है? कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। जितना प्राइम, है ना, प्रेरण विधि, प्राइम मूवर को घुमाएंगे उतनी आपकी अनाचालक काटेगा मैग्नेटिक फील्ड को, उतनी आपकी बिजली पैदा होगी, अधिक धारा उत्पन्न होगी, साइन थीटा। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्चुअल में, रियलिटी में। इस इक्वेशन से जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो साइन थीटा से रिलेटेड ही आता है। महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फ्लेमिंग के नियम को गणित से जोड़ता है। फ्लेमिंग के नियम, अच्छा, गणित की इक्वेशन को कौन देते हैं, कौन साइंटिस्ट? ये नाम बताया था मैंने, ये पढ़ लेना, लॉर्डजन लॉ, लॉर्डजन लॉ, ठीक है। लॉर्डजन लॉ, इसके द्वारा वो
यूनिटी इक्वेशन दी जाती है। अब देख लेते हैं जी इससे रिलेटेड कुछ खास बातें। देखो, मैंने क्या कहा कि इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन है इस इक्वेशन का? ये थीटा, ये थीटा, ये ज्या एंगल साइन थीटा। अब पढ़िए, कोण थीटा का महत्व देखिए। सबसे पहले हम थीटा को 90 डिग्री, दो ही वैल्यू में समझ में आ जाएगा आपको, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो तुमको सारे मान पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, काम कर लिए तुम्हारे क्या है, साइन 0, 30, 45 है ना, फिर कितना 60 और फिर 90, ये मान हम देखते हैं। मैं बताने को बता सकता हूँ साइन 0 0, साइन 90 पर 1, अपने लिए काम का यही है। बीच वाले लिखो तो लिख लो 1/2, 1/√2, √3/2, ये मान होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, तुमको दो ही वैल्यू में समझ में ही आ जाएगा, तो फिर पंगा लेना ही क्या है। ये पेपर में ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री मतलब लंबवत हो, थीटा 90 डिग्री मतलब लंबवत हो। ये देखो यहाँ थीटा, देखो यहाँ से 0, यहाँ 30, 30 60 है ना, 45, 30, 15, 30, 60, 45, फिर आपका 65, 75 जो भी हो, फिर 90, 90 पर देखो लंबवत हो। लंबवत का मतलब क्या है कि नॉर्थ से साउथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो प्रॉपर तरीके से जा रही है, और उसके आर्मेचर कंडक्टर बिल्कुल टक्कर में ऐसे काटे, जैसे मैं लंबवत गुजर रहा हूं। आपका कैमरा और बोर्ड बिल्कुल है, और लंबवत गुजरने का मतलब प्रॉपर तरीके से काट दूं। अगर मेरा डायमीटर इतना होता है इस बोर्ड को ढक ले, तो भाई प्रॉपर तरीके से काटा कि नहीं काटा, मैं बिल्कुल ऐसे गुजर जाऊं, ये है लंबवत काटना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। थोड़ा हल्का काटना मतलब क्या है, थोड़ा हल्का काटने का मतलब है कि भाई इतने से एरिया में आके वापस निकल जाऊं, जैसे 30 डिग्री हो गया, ऐसे काटना, थोड़े एरिया को काटना, थोड़े चालक तार को काटना, तो प्रॉपर काट रहा है, यानी कि लंबवत गति से। तो बी एल बी साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब रखा तो आपको पता है साइन 90, अभी मैंने बताया साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 90 का मान 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, E इज इक्वल टू आ गया आपका वी एल वी साइन थीटा गायब हो गया। साइन थीटा गायब हो गया मतलब क्या है सर, साइन थीटा का मान 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिकतम मैक्सिमम ईएमएफ की स्थिति है। तो 90 डिग्री पे देखो, 0 से स्टार्ट किया था, 90 डिग्री आपकी मैक्सिमम स्थिति है, यानी कि यहां आपका क्या आएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा हल्का फुल्का, नहीं आया तो अगला देखो। जब थीटा का मान 0 या 180 डिग्री हो, 0 पे देख लेते हैं, 0 पे दे ही रखा है, 180 पे देख लेते हैं, दोनों पे सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला तो वही है, वी एल वी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, और साइन 0 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो 0 पर 180 पर आपका क्या होता है, मिनिमम 0 पर 180 पर फिर 360 पर मिनिमम आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, मिनिमम आपकी आउटपुट आएगी। यही बात यहां बता रखी है। और मैंने क्या कहा, भाई बी का मान गिवन होगा, एल का मान गिवन होगा, है ना, वी एल वी वी का मान गिवन होगा, रोल प्ले करेगा सबसे ज्यादा। इनका मान कितना ही दे दूं मैं, कितना ही आपका चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस हो रही हो, बहुत ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं, चालक तार बीच में से बहुत बहुत लंबा चालक तार है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सोच लो 10-10 मीटर लंबे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बहुत ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। चालक तार भी बीच में से पूरा लंबा है, उनकी गति भी पूरी है, लेकिन एक दूसरे गति है, मतलब है, लेकिन वो एक दूसरे को काट नहीं रहे। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर है, और ये चालक तार इधर पड़ा है, और दोनों चालक तार है इधर घूम रहा है बहुत ही स्पीड से शाफ्ट के ऊपर, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एंगल बनना बहुत जरूरी है, और किस एंगल पर मैक्सिमम, 90 डिग्री पर मैक्सिमम। एग्जाम्पल से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, बी को हम किस में माप, क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चुंबकीय मैग्नेटिक, प्रॉपर नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और टेस्ला में मापते हैं, तो उसका मान दे रखा है बी इज इक्वल टू क्या बोला है, 0.5 टेस्ला। फिर तार की लंबाई 2 मीटर, फिर बोला है वेग, मतलब आपका जो कोर है बाहर वाला फील्ड और आपके चालक के बीच में सापेक्षित गति क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना बताया, 90 डिग्री। तो सब वैल्यू रखेंगे, बी फॉर्मूला वो रहा, वी एल वी 0.5 2 10 साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक जीरो से जीरो कट जाएगी, यह आ गया आपका 10 वोल्ट। ये कितना आ गया आपका, 10 वोल्ट। लेकिन यही बात फिर सेम का सेम एग्जांपल, सेम 0.5 2 मीटर 10 मीटर, थीटा 0 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री दे दे, 360 दे दे,
तो आपका कोई भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी वजह से बोला है कि इस इक्वेशन में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन? ज्याकोण। साइन थीटा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फ्लेमिंग के नियम को गणितीय इक्वेशन से जोड़ता है। तो साइन जीरो जीरो, तो आपकी क्या कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी? नहीं, तो आ जाएगा जीरो वोल्ट। क्या आ जाएगा जी? जीरो। बताइए, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। दाएं हाथ के नियम से हम क्या निकालते हैं? आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। चलो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के तहत बताओ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये लाइन नॉर्थ से साउथ पोल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। बीच में थंब क्या बताएगा? चालक कंडक्टर, कंडक्टर घूमने। तो दिशा भी पता है चालक की घूमने की, ये तो दो पता ही होता है हमें। हम बनाएंगे ईएमएफ, तो ये ईएमएफ किस साइड जाएगी? तो ये बताती है ये उंगली, इसे बोलते हैं आपकी क्या? मिडल फिंगर, है ना, दूसरी उंगली। और इसी को बोलते मिडिल फिंगर रखिए अप करके, वो गाना भी है ना वो वाला। तो इससे हम बनाएंगे प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा। उसका मान क्या निकलेगा? उसका मान प्रेरित है तो ई से डिनोट करते हैं, बी एल वी साइन थीटा। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला में मापते हैं। अच्छा, फिर एल क्या है? चालक प्रभावी चालक की लंबाई, मीटर में मापेंगे। छोटा वी क्या है? फील्ड और चालक के बीच में सापेक्ष गति, मीटर पर सेकंड में मापेंगे। फिर आपका बच गया क्या? साइन थीटा, जो इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 वो डिपेंड करता है। साइन 30 होता है तो मान थोड़ा सा इससे 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 मान थोड़ा सा इससे मान मान लो यहाँ 0 रखा है, 90 रखा है, मान लेते तुम 30 रखते तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। ये डिपेंड करता है एंगल पे। तो ये इक्वेशन तुमको याद हुई और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। आपसे पूछा जाए कब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे जब आपके पोलों के बीच में चालक, है ना, लंबवत तल को काटे, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये चालक ऐसे और ये लंबवत तल, है ना, लंबवत तल ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब आपका मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पिछला क्या था। पिछला था जी आपका क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमने ईएमएफ निकालना। अब देखते हैं जी आपका डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली, आखिरकार ये वर्क कैसे करता है। तो डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली को मोटा मोटा तो हम समझ ही चुके हैं। यहाँ जो डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली में बस मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ जो आप आउटपुट लोगे, मेनली आप जनरेटर से जो आउटपुट लोगे, वो आउटपुट दो कैटेगरी के तहत डिवाइड हो जाएगी। एक आउटपुट अल्टरनेट, जनित्र बोल रहा हूं मैं, डीसी जनरेटर नहीं, जनित्र बोला मैंने। जनित्र कोई भी यंत्र है जो आपका बनाएगा तो क्या? प्रेरण विधि के द्वारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाएगा। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम अल्टरनेटर में एसी के तौर पर बाहर देते हैं और डीसी जनरेटर में हम डीसी के तौर पर बाहर देते हैं। इसी प्रोसेस को यहाँ बताया जाएगा कार्यप्रणाली में। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे। कब मैक्सिमम होता है ये बात मैं बता के ही आ गया, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, फिर 270 पर मैक्सिमम होता है। फिर इसी बात को, है ना, फिर से एक बार यहाँ थोड़े से बताया जाएगा कि आपके हम मेनली मुख्यतः तौर पर एसी जो बनाते हैं वो स्लिप रिंग विधि के द्वारा बाहर दी जाती है और जो डीसी बनाते हैं वो स्प्लिट रिंग विधि के द्वारा बाहर दी जाती है। इसका प्रयोग हम एसी अल्टरनेटर में करते हैं और इसका प्रयोग हम डीसी जनरेटर में करते हैं। स्लिप रिंग आपके दो छल्लों का प्रयोग करके किया जाता है ना, दो छल्लों का। और हम स्प्लिट रिंग होती है उसमें हम कम्यूटेटर नाम ले रहे थे, अब तक हमने डीसी जनरेटर में क्या देखा था? कम्यूटेटर। उसी कम्यूटेटर को यहाँ अब छल्ले के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसका नाम रख देंगे स्प्लिट रिंग। तो स्लिप रिंग में दो छल्ले और स्प्लिट रिंग में एक छल्ला जिसको बीच में से ब्रेक कर दिया जाता है। एक छल्ले के दो आधे हिस्से यूज किए जाते हैं जिसे आप स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हो। तो इसका प्रयोग हम करते हैं डीसी जनरेटर में। तो कार्य प्रणाली के तहत आपको स्लिप रिंग विधि और आपके स्प्लिट रिंग विधि को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है भाई, मोटा मोटा समझ में आया कि अब क्या चलेगा। फिर हम वाइंडिंग पे चले जाएंगे। अब देखते हैं डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली। पहले थोड़ा पढ़ेंगे फिर डायग्राम को, फिर से उसे पढ़ेंगे। तो कहता है डीसी जनरेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और ये लाइन आपकी पूरी मशीनी सेक्शन पे घूमते रहेगी। तो सोच लो फेराडे कितने खास थे, फेराडे कितने खास थे। यहाँ फेराडे है लेकिन आगे आएगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। यहाँ फेराडे है, फेराडे में डीसी जनरेटर मेनली, लेकिन चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत मतलब क्या है? जब कभी भी आपके मैग्नेटिक फील्ड को कोई कंडक्टर काटे तो वही आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए। होगी हमेशा एसी प्रकार की, डीसी में बदल देंगे और अल्टरनेटर में एसी रखेंगे। जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। ये जनरेटर की बात कर रहा है। जनरेटर के अंदर दो आ गए, अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर।
जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटर भी और डीसी जनरेटर भी बनाएगा क्या, तो विद्युत वाहक बल, और कैसा प्रकार का, प्रत्यावर्ती स्वभाव का ही बनाएगा। क्योंकि चालक लूप में 180 डिग्री घूमने के पश्चात ऐसा क्यों होता है, ये सर डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं बनाता? बन सकता है ना आपका क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि भाई ये डायरेक्ट आपकी डीसी ही क्यों नहीं बनाता, तो उसके एक कारण तो मैंने पीछे फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था, जब हम डीसी डीसी मतलब डीसी थ्योरी को पढ़ रहे थे, एसी थ्योरी को पढ़ रहे थे, उसके तहत ही मैंने बता दिया था कि एक्चुअल में डीसी को प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता, है ना? डीसी को प्रोड्यूस बनाया नहीं जा सकता। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि डीसी है ना, एसी का कारण सुन लो, डीसी का अपने आप समझ में आ जाएगा। एसी कैसे बनती है? ऐसे बनती है, किसी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी एक निश्चित दिशा में डल अवस्था में पड़े रहते हैं, रैंडमली घूम रहे होते हैं। जैसे ही चालक तार को किसी बाहर सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल बैटरी से जोड़ देते हैं, कोई अल्टरनेटर से जोड़ देते हैं, तो एक निश्चित दिशा पकड़ लेते हैं। और जब निश्चित दिशा पकड़ लेंगे तो ये रास्ते में आने वाले अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, एनर्जी अप डाउन होगी। ये अप डाउन होगी, इसी बीट को हमने पकड़ के इसकी साइनोसॉइडल वेव को बनाया, और जिसको अप डाउन वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसी को हम लंबी दूरी तक पारेषण और वितरण भी कर सकते हैं। एक तो ये रीजन, लेकिन ये तो थोड़ा सा बेसिक सा रीजन हुआ जो वहीं तक सीमित था। यहाँ क्या रीजन है, यहाँ क्या रीजन है, तो यहाँ रीजन ये है कि भाई यहाँ हमने देखा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अंदर किसी चालक को घुमा रहे हैं, हमने उस चालक को घुमाया है, और घुमाने वाली बात पे ध्यान आया। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यहां पर मैंने टर्न लिया 90 डिग्री का, यहां पर मैंने टर्न लिया 180 डिग्री का, यहां पर मैंने टर्न लिया फिर से 270 का, और यहां पर मैंने टर्न लिया आपका फिर से 360 का। मैं 360 डिग्री जब घूमा तो उसी पोजीशन पे वापस आ गया, उसी पोजीशन पे वापस आ गया। इसका मतलब चालक तार जो घूम रहा है वो अपनी पोजीशन पर रिपीट होता रहता है, और रिपीट होने वाला आपका ऐसी ही वेव फॉर्म रहती है। रिपीट होने वाली कौन सी वेव फॉर्म रहती है? ऐसी ही। खुद को अपने आप को एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आती रहेगी। लेकिन ये तो सर 360 बोला आपने, आपने 180 क्यों नहीं बोला? सुनिए मेरी बात, देखो पोल मेनली हम कितने यूज कर रहे हैं, आप कहोगे 2 पोल से भी आपकी बन जाते होंगे सर, कोई मशीन बन जाती है। मेनली मैंने बोला था मुख्यतः तौर पर हम 4 पोलों का प्रयोग करते हैं। तो ये अगर मेरे सामने नॉर्थ पोल है तो पीछे साउथ है, नॉर्थ से साउथ कोई चल रही है वेव, तो अगर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, और इधर नॉर्थ हो जाएगा, समझ गए? मतलब नॉर्थ साउथ बदलते रहेंगे। तो जैसे ही मैंने अपने पोजीशन को चेंज करूंगा 90 डिग्री पर मैक्सिमम, अब मैंने मैक्सिमम आपकी फ्लक्स को काटा, नॉर्थ से साउथ जा रही थी, मैंने मैक्सिमम बीच में खड़ा हो गया, मैक्सिमम काटा। अभी घूम रहा था ना इधर उधर, मैक्सिमम काटा। लेकिन फिर से अगर मैं पोजीशन को चेंज करूं तो नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच में फिर से आगे की तरफ 180 के बाद वहीं से सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से सर्कल फिर से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे ही मैं, आप वो डायग्राम जो हमने पार्ट के अंदर देखा था, ऐसा ये रहा, ये है मेरे पास एक डायग्राम, देखो, ये देखो, देखो। तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ से साउथ 90 डिग्री का मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल बना, जैसे ही हम 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, ये 90 डिग्री का बन गया, जैसे हम 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे 360 पे जब जाएंगे, तो इस साइड अगर साउथ पोल है तो बैक साइड क्या हुआ? नॉर्थ पोल हुआ। और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि हमने स्टार्ट किससे किया? नॉर्थ पोल से। जब हमने नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्थ पोल के पीछे कौन है? साउथ पोल। और जब इधर आ गए नॉर्थ साउथ 90 डिग्री मैक्सिमम काट लिया हमने, मैक्सिमम काटने के बाद और आगे बढ़े तो फिर से हम यहाँ साउथ है तो पीछे नॉर्थ, नॉर्थ साउथ के बीच में आते ही फिर से वही स्थिति स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वही स्थिति स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी अगली वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट होगी। इसी बात को यहाँ बोला है। 360 पे भी यही होता है और 180 पे भी यही होगा। अधिकतम किस पे होगी? अधिकतम होगी जी आपकी कितने पर? अधिकतम होगी आपकी 90 पर, 270 पर। और मिनिमम कब होगी? मिनिमम होगी 0, 180 और 360। 0, 180 और 360। अच्छा, इतना इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है? बेस बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि भाई एक्चुअल में ये ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो बोला है जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 डिग्री घूमने के पश्चात, 180 डिग्री, देखो आप नॉर्थ हो, पीछे साउथ है, तो 100, मैं बीच में खड़ा हूं, 180 डिग्री घूमने के बाद ये ठीक है, मान लिया ये साउथ हो गया और पीछे नॉर्थ है, लेकिन भाई मैं तो बीच में है ना, पहले मेरी पोजीशन ये थी, अब मेरी पोजीशन ये है, अब मैं तो बीच में उसी स्थिति में हूं। तो 180 डिग्री घूमने के बाद
है ना, नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है बीच में, फिर से वही स्थिति हो जाएगी और फिर से बीच वही स्थिति हो जाएगी। तो देखो 90 पे 90 पे यहाँ था, 90 पे मैं ये आपके सामने खड़ा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पहले पेज सही हुआ क्या इस पेज पे? हाँ, ये मैं सामने खड़ा हूँ आपके, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया 90 पर, मैक्सिमम बीच में आ गया मैं आपके। 180 पर फिर से वही बल रेखाएं समांतर ऐसे। अगर मेरा डायमीटर इतना होता कि भाई आपको ये बोर्ड मेरे सामने खड़े होने से दिख भी नहीं रहा, ठीक है, तो 90 पर मैक्सिमम, 180 पर पैरेलल रेखाएं गुजर जाएगी, फिर 270 पर मैक्सिमम और 360 पर पैरेलल रेखाएं गुजर जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये 180 पे फिर से अपने आप को रिपीट करता है। इसकी चुंबकीय फ्लक्स छेदन की दिशा बदल जाती है। मशीन से प्राप्त होने वाले विद्युत वाहक बल एसी है अथवा डीसी है, यह आउटपुट प्राप्त करने की विधियों पर निर्भर करता है। और आउटपुट प्राप्त करने की दो विधियां जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एक है जी आपका स्लिप रिंग और दूसरा है स्प्लिट। स्प्लिट अलग नहीं है, वो कम्यूटेटरी है। डायग्राम को देखिए, चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल, चालक तार है बीच में। तो चालक तार जब 0 डिग्री पर है तो समांतर बल रेखाएं इसके समांतर किसी भी नहीं, बीच में से ये बल रेखाएं ऐसे जा रही थी, बल रेखाएं ऐसे जा रही है, बल रेखाएं ऐसे जा रही है, तो वो चालक तार ऐसे है, नहीं काटा, नहीं काटा, 0 पे तो साइड में निकल गई चुंबकीय बल रेखाएं। अब आ गई 90 डिग्री, 90 डिग्री में चालक तार बिल्कुल सामने, तो काटेगी, काटेगी। इस चालक तार को थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये रंग भरा पड़ा है इसके अंदर। अगर मैं यहां भरूंगा तो तुमको लगेगा काटेगा, अब ये इसमें यहां मैं रंग भर दूं, ये रंग भर दूं, तो बताओ काटा कि नहीं काटा? बिल्कुल काटा। अब आप कहोगे सर इसमें क्यों रंग भरा? तो इसमें रंग भरेंगे ना तो वो इस यहां में दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो तो बिल्कुल पैरेलल है, तो ये रंग भर दिया, सारे काटे। फिर 180 पर पलट गया ये, पहले ये ऐसे था, है ना, इसने रोटेशन ली, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर से रोटेशन ली, तो फिर से ये रोटेशन लेंगे तो फिर से ऐसे हो जाए, पहले भी ऐसे था सीधा खड़ा, रोटेशन ली ऐसे हो गया, फिर से ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ, फिर से नहीं काटेगा 180 पर, फिर 200 पलट के ऊपर जाएगा, फिर 270 पे काटेगा। एक्चुअल में क्या छल्ले छल्ले है वो स्लिप हो रहे हैं, ब्रश नहीं मूव हो रहे। ब्रश मूव होंगे तो चालक तार टूट ही नहीं जाएगा, ये तार टूट ही नहीं जाएगा। ये बीच वाला कंडक्टर मूव हो रहा है और ये ब्रश आपकी स्थिति पर फिक्स है। ये देखो दो दिखा रखे हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये दो है तो आपका है स्लिप, और अगर ये एक है तो आपका है स्प्लिट। स्प्लिट को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो फिर 270 पर मैक्सिमम काटा। और एक काम करते हैं, जब ये मैक्सिमम काट रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको रंगीन कर देता हूं ताकि तुमको ध्यान रहे। ये देखो ये मैक्सिमम काट रहा है, फिल कर देते हैं इसको, ये मैक्सिमम काट रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं को मैक्सिमम काटा गया। ठीक है, मैक्सिमम काटा गया। कब काटा गया? एक काटा गया जी आपका 90 डिग्री पर मैक्सिमम, और दूसरा काटा गया जी 270 पर मैक्सिमम। कब नहीं काटा गया? 0 पर, 180, 360 ऐसे घूमता रहेगा, 360 के बाद तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 180 और 360 मैक्सिमम काटा गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की एक गतिमान चालक प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा, तो 90 पर मैक्सिमम, 180 पर 0, 270 पर मैक्सिमम, 360 पर 0। 160 डिग्री घूमने के पश्चात चुंबकीय फलक छेदन की दिशा बदल जाती है और विद्युत भाग बल की ध्रुवता उल्टी हो जाती है, नीचे की तरफ चला जाता है। जनित्र से आउटपुट विद्युत भाग बल प्राप्त कर, अच्छा, बदल जाती है दिशा। पहले ये फेस इसका, ये चालक तार था, ये मान लेते हैं अपर साइड है, ये अपर है, ये मान लेते हैं इसका अपर पार्ट है, यू लिख दूं, अपर पार्ट है। अब ये जब ऐसे घूमा, पहले ऐसे आ गया पैरेलल, फिर ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये अब इसका लोअर पार्ट ऊपर आ गया, तो अपर लोअर, अपर लोअर, है ना, समझ गए? तो ये पॉजिटिव हाफ, अपर लोअर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ऊपर वाला भाग है, पॉजिटिव भाग है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव भाग हो गया। इसी वजह से यहाँ डीसी प्रोड्यूस नहीं होती, एसी प्रोड्यूस होती है, और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उस प्रत्यावर्ती उस ईएमएफ को, और इस वजह से वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण विधि के द्वारा पैदा की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे, जनरेटर से आउटपुट विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक स्लिप रिंग विधि और दूसरी है जी स्प्लिट रिंग विधि। आउटपुट धारा का प्रकार, धारा का प्रकार में इसने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा,
अल्टरनेट स्लिप रिंग से कौन सी धारा मिलती है? अल्टरनेटिंग प्रकार की प्रत्यावर्ती। और स्प्लिट से कौन सी मिलती है? दिष्ट धारा। संरचना में क्या होगा? दो पूर्ण तथा एक ठोस छल्ले का निर्माण होगा। दो पूर्ण तथा एक ठोस, पूर्ण और ठोस, दो पूर्ण और ठोस छल्ले का निर्माण होगा इसमें। स्लिप रिंग में हम दो पूर्ण पूरे हो और ठोस हो, सॉलिड हो, जबकि इसमें एक छल्ले के दो आधे हिस्से, और स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूट जाना, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। एक छल्ले के, है ना, दो, दो गए से, और आप कहोगे सर यहां भी तो दो है, तो इनके बीच में कोई दरार दिखी तुमको? नहीं है। इसी छल्ले के, एक छल्ले के दो, एक छल्ले के दो हिस्से और आधे हिस्से, मतलब बीच में टूटे हुए हैं, बाद में टूटे हैं। और हमने पढ़ा था ना, आयताकार या वर्गाकार शेप में हम उसी कम्यूटेटर को यूज करते हैं। किसके ऊपर हम यूज करते हैं? उस शाफ्ट के ऊपर जो आर्मेचर के साथ, ड्रम की शेप के साथ घूमेगा। कार्य देखिए, मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं, घूमती हुई कुंडली से विद्युत वाहक बल को बिना बदले बाहरी परिपथ में पहुंचाना। घूमती हुई कुंडली पर, घूमती हुई कुंडली कौन सी? ये जो चालक तार है, इसी के साथ ये छल्ले आपके घूमेंगे, लेकिन आपके कौन नहीं घूमेंगे? ब्रश नहीं घूमेंगे। तो बिना बदले बाहर प्राप्त देना, बिना बदले परिपथ को पहुंचाना, ये क्या कहता है? कुंडली, घूमती हुई कुंडली से उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को परिपथ के लिए दिष्ट धारा में बदलना। एसी को किस में बदला जाएगा? डीसी में। इसका प्रयोग किस में करते हैं? एसी जनरेटर, अल्टरनेटर में। इसका प्रयोग करते हैं डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में। ध्यान रखेंगे, एसी जनरेटर कोई चीज नहीं होती, अल्टरनेटर होता है, लेकिन कुछ देहाती गांव में ऐसे तुमको थोड़ा पहचान क्रिएट करनी हो कि भाई ये जो जनरेटर पड़ोस में आया है, ये एसी है या डीसी, तो सोर्स से पकड़ लेना। सोर्स जिसमें हो वो डीसी जनरेटर है, कम्यूटेटर जहां आएगा वो डीसी है, ठीक है, डीसी जनरेटर है। बनेगी तो एसी। और जहां शोर कम हो, जिसे आप आजकल ये बोलते हो साइलेंट जनरेटर ला रखा है, वो जनरेटर साइलेंट जनरेटर, जिसे कुछ लोग एसी जनरेटर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अल्टरनेटर होता है। क्या होता है? अल्टरनेटर, जो एसी बनाएगा, जिसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डीसी बनाएगा। लोगों को, अब कहोगे सर ये डीसी बनाएगा तो हमने तो सारे बल्ब पंखे, है ना, ब्याह शादी के अंदर आइसक्रीम वाली वो और कॉफी बनाने वाली वो मशीन चला ली थी, वो सारी तो एसी पे चलती है। अरे बाहर तो इसने भी एसी दी है ना, वो तो अंदरूनी पार्ट पे पता आप कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो मशीनी सेक्शन की गहराई तक जानना है। तो ये बनाएगा अंदर से क्या? एसी, और बाहर देगा डीसी। इसका प्रयोग अल्टरनेटर में, इसका प्रयोग डीसी जनरेटर में किया जाता है। किसी जनरेटर से आउटपुट विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने की विधियां। सबसे पहले स्लिप रिंग विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमें आउटपुट के रूप में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करनी हो, मतलब बदलना ना हो। इस विधि का कब प्रयोग किया जाएगा? जब जो बनी है वही ले ले, आउटपुट के तौर पर प्रत्यावर्ती धारा एसी ही लेनी हो। इस व्यवस्था का उपयोग करने वाले जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। मतलब इस जनरेटर को एसी जनरेटर, थोड़ा सा समझने लायक, और एसी जनरेटर का मतलब होता है ऐसे अल्टरनेटर, ऐसे एसी, मतलब प्रत्यावर्ती बनाता हूँ। बताया था मैंने लिंक करके, जनरेटर दो कैटेगरी में, एक आपका अल्टरनेटर, एक जनरेटर। ऐसे अल्टरनेटर, ऐसे एसी। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी लेनी हो तो हम यहाँ कौन से यूज करते हैं? अल्टरनेटर, जिसे आप एसी जनरेटर के नाम से भी बोल सकते हो। इसमें आर्मेचर कोयल के दो सिरों को अलग अलग, आर्मेचर जो अंदर बना है, उस आर्मेचर जो ड्रम के आकार की शेप है, उस आर्मेचर कोयल को ही के दो सिरों को अलग अलग पूर्ण धात्विक छल्ले, पूर्ण धातु, धातु के बने होते हैं, धात्विक छल्ले से जोड़ा जाता है। ये छल्ले आर्मेचर शाफ्ट के साथ घूमते हैं। ये भी घूमेंगे, कम्यूटेटर भी घूमता है और ये भी घूमेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ दो छल्ले हैं और वहां पर एक छल्ले को स्प्लिट करके और फिर हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, आर्मेचर शाफ्ट के साथ घूमते हैं, इसलिए इन्हें स्लिप रिंग, स्लिप रिंग मतलब स्लिप होना, फिसलना, आर्मेचर शाफ्ट के साथ घूमते हैं। दो स्थिर कार्बन ब्रश, इनके ऊपर क्या लगेंगे? बन रहा है कितना ही अच्छा बन जाए, अगर कार्बन आपके अच्छी कैटेगरी, अच्छी ग्रेड के नहीं है, तो आप इतनी अच्छी वेवफॉर्म नहीं ले सकते। तो इस वजह से उच्च कैटेगरी, उच्च ग्रेड के अच्छे कार्बन, दो स्थिर कार्बन ब्रश, इन घूमते हुए स्लिप रिंग के ऊपर फिसलते हुए दबाव, कितना दबाव? 0.1 से लेकर 0.25, बताया था मैंने, केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। याद है आपको? 0.1 से लेकर 0.25 दबाव, वो उस स्प्रिंग के द्वारा, फिर उसी कार्बन ब्रश की स्प्रिंग को या छल्ले को फिर किसके अंदर? ब्रश होल्डर के अंदर, जो आपके, है ना, दोलन तथा दोलित्र को कम करता है, बीच के अप डाउन को कम करता है।
फिसलते हुए वो सारा का सारा सेम ही प्रोसीजर है, बस यहाँ 2 छल्ले और वहाँ 1 छल्ला होता है। दबाकर रखे जाते हैं, चूँकि आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो उसमें उत्पन्न करंट की दिशा एक आधे चक्कर से बदलती है ना? वो बदलती है और एसी बनती है और एसी को बाहर हम प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर कहलाएगा। ब्रश हमेशा एक ही स्लिप रिंग से जोड़े जोड़े रखते हैं, एक ही स्लिप रिंग से ब्रश आपके जोड़े जाते हैं। बाहरी देख लीजिए आप, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल उधर, और ये आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के ऊपर ये आपके दो आपके क्या हो जाएंगे, छल्ले हो जाएंगे। किसके होंगे, धात्विक छल्ले होंगे। एक के ऊपर आपके क्या लगाए जाते हैं, ब्रश लगाए जाते हैं। अब ब्रश हमेशा एक ही स्लिप रिंग से जोड़े जाते हैं, बाहरी परिपथ से भी करंट की दिशा हर आधे चक्कर से बदलती रहती है, जिससे एसी आउटपुट प्राप्त होती है। आधे चक्कर का मतलब 300 180 पर बदलेगी, फिर 360 पे बदलेगी। आधा ही चक्कर है वो, 180 आधा चक्कर, और मैक्सिमम किस पे होगी, 90 पे 270, 90 में पॉजिटिव हाफ पे और 270 में नेगेटिव हाफ पे। डायग्राम को मैंने बता ही दिया। दो धात्विक छल्ले लगे होते हैं, है ना, अच्छी ग्रेड के कार्बन ब्रश लगे होते हैं जो फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करते हैं, उनके ऊपर आपका एक मैकेनिकल यांत्रिक दबाव भी रखा जाता है। तो स्लिप रिंग 1, ये स्लिप रिंग आपकी 1 है जो ब्रश के साथ जड़ी है, ये ब्रश के साथ ये है, ये मेन हो गई, कोएक्सल बोला है, और इसे बोला है कॉर्पोरेट, मतलब दूसरे कॉर्पोलेट, मतलब एक अन्य स्लिप रिंग हो गई। इसके ऊपर आपके कार्बन बुश किसी भी सप्लाई लगे दिखा रखे हैं, लेकिन वो किसी सप्लाई से जुड़े नहीं होंगे, एक ही कार्बन बुश से हम जोड़ते हैं। मतलब कार्बन बुश एक जो आपकी धात्विक छल्लों पर कार्बन ब्रुश है ना, उस एक ही कार्बन ब्रुश के साथ आपकी सप्लाई जुड़ी है। यहाँ दिखा रखे हैं, लेकिन वो मतलब कोई मायने नहीं रखते, हमें लेनी तो सप्लाई। दोनों के अंदर जो सप्लाई बनेगी बनेगी आपकी प्रत्यावर्ती, तो वो चाहे इससे लो या इससे लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तुम सोचो सर इससे लेंगे तो कम आएगी ज्यादा आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये रखा जाता है एज ए रिजर्व के तौर पर, ऐसे समझ लीजिए। वैसे इसका काम है जो प्रत्यावर्ती धारा है उस प्रत्यावर्ती धारा की प्योर फॉर्म को बाहर निकालना, क्योंकि हमने देखा ना शुद्ध एसी और विशुद्ध एसी, यहाँ से प्योर फॉर्म निकलेगी, और कौन सी निकलेगी, साइनोसॉइडल निकलेगी, और यहाँ नहीं बनती। कहीं तुम सोचो यहाँ पर स्क्वेयर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सातूथ वेव पढ़ी थी ना हमने, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, वो नहीं बनती। यहाँ तो साइनोसॉइडल यानी ज्या तरंग ही बाहर निकलेगी। तो ये दो होती है, दो में से हम एक पे लगाते हैं। दूसरी कौन सी है जी, आपकी स्प्लिट रिंग विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमें जनरेटर से दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो। इस व्यवस्था में कम्यूटेटर भी कहा जाता है। दिस बनेगी प्रेरण विधि के द्वारा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो उसका नेचर कैसा होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का, लेकिन उसको बदल के डीसी में प्राप्त करना हो, और इस व्यवस्था को कम्यूटेटर भी कहा जाता है। इसमें एक धात्विक छल्ले को दो अर्धवृत्ताकार भागों में काट दिया जाता है। इन कटे हुए हिस्सों को स्प्लिट रिंग कहा जाता है, कटे हुए हिस्सों को स्प्लिट रिंग कहा जाता है। आर्मेचर कॉइल का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जोड़ दिया जाता है। पढ़ा है हमने कम्यूटेटर को, सब कुछ बड़े डिटेल से पढ़ रखा है। अगर आपने वो क्लासे पीछे वाली नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। यह भी कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे है ना इस तरह सेट होते हैं कि जब आर्मेचर कॉइल में करंट की दिशा बदलते हैं, ठीक उसी समय ब्रश के संपर्क एक स्प्लिट रिंग से टूटकर दूसरे स्प्लिट रिंग पे चला जाता है, यानी कि वो उसे पूर्णतः होने ही नहीं देता 180, क्योंकि वो टूट के, इसमें क्या होता है, एक कार्बन ब्रश पे हमने जोड़ा है, 180 का सर्कल पूरा हुआ, तो इससे संपर्क टूट के दूसरे पे चला जाएगा। आपने पूछा ना कि आपके माइंड में आया होगा कि सर ब्रश लगे पड़े हैं इस पे, एक टाइम में एक ही कार्बन ब्रश से हम सप्लाई लेते हैं। मान लेते हैं कि पॉजिटिव आपने आपने इस पे ली, तो नेगेटिव हाफ में तो ये तो सब कंप्लीट चक्कर है, तो इससे संपर्क है वो आपका इस पे चला जाएगा, तो आपका अगली साइनोसॉइडल वेव ना नेगेटिव हाफ में मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, उस कम्यूटेटर को हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया तो नीचे वाले सर्कल की तरफ नहीं जाएगी। अब आप कहोगे सर ये डीसी तो बनी है, इस बात की क्या गारंटी है कि डीसी है, तो मैंने बताया था कि एसी और डीसी को पहचानना हो, अगर क्वाड्रेंट चेंज ना हो तो वो डीसी है। क्वाड्रेंट चेंज हुआ क्या, टोटल अगर क्वाड्रेंट की बात करूं तो ऐसे ही बनाते हैं हम क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम विद्युत धारा को इन दोनों क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। अगर आपकी एक ही क्वाड्रेंट के अंदर रहे तो आपकी डीसी है, अगर क्वाड्रेंट बदले तो वो आपकी एसी है, क्वाड्रेंट बदल गया। तो सर ये कैसी डीसी है, यहाँ ये आपकी शुद्ध डीसी नहीं है, ये आपकी पल्सेटिंग डीसी है। और याद करो पिछली क्लासों में हमने बताया था कि यहाँ कम्यूटेटर विधि के द्वारा शुद्ध डीसी नहीं मिलती,
शुद्ध डीसी अगर प्राप्त करनी हो तो हमें आर्मेचर कोर के अंदर आर्मेचर जो वाइंडिंग है जिसे आप चालक बोलते हो उस चालकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उन चालकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। तो बोला है कि आर्मेचर कॉइल का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। यह भी कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस तरह सेट होते हैं कि जब आर्मेचर कॉइल में करंट की दिशा बदलती है, नीचे की तरफ जाएंगे तो संपर्क टूट जाएगा। ठीक उसी समय ब्रश का संपर्क एक स्प्लिट रिंग से टूटकर दूसरे स्प्लिट रिंग से, है ना, हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो फिर से वो पॉजिटिव हाफ में आएगा। यह व्यवस्था एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करती है। रेक्टिफाई कर रही है, एसी को काट के कट रही है, रेक्टिफाई कर रही है। फुल टर्न, फुल वेव रेक्टिफाई की तरह काम करता है कम्यूटेटर आपका, जो बाहरी पथ में करंट के प्रवाह को हमेशा एक ही दिशा में बनाए रखता है। और शुद्ध प्राप्त करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, चालकों की संख्या, आर्मेचर कोर के अंदर चालकों की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे डीसी आउटपुट प्राप्त होती है। तो समझ में आया? ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मशीन जो डीसी मशीन है वो बनाएगी एसी ही, लेकिन मशीन से प्राप्त होने वाली विद्युत भागबल एसी है अथवा डीसी है, यह आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। तो आउटपुट में हमने सबसे पहले देखा स्लिप रिंग, इसमें हम नहीं बदलते, एसी क्यू ही एसी के तौर पर बाहर दे देते हैं। तो दो धात्विक छल्ले होते हैं, एक आपका पॉजिटिव हाफ में काम करता है, दूसरा आपका नेगेटिव हाफ में काम करता है। लेकिन मेनली हम देखते हैं कि भाई एक ही हम छल्ले के ऊपर कार्बन बुश लगा के शो करते हैं, तो संपर्क टूट के जाता ही नहीं होगा, ऐसे सोच लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, क्योंकि वो टूटा हुआ, क्योंकि जो आपके स्लिप जो धात्विक छल्ला है उसको हमने ब्रेक नहीं कर रखा, तो पूर्णतः घूम जाता है। तो पॉजिटिव हाफ में 0 से लेकर 180 तक, नेगेटिव हाफ में 180 से लेकर 360 तक शो करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, फिर इधर 270 पर मैक्सिमम काटेगा और फिर वापस घूम के 360 पर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही 100 0 से लेकर 180 तो आपका संपर्क टूटा हुआ है, तो फिर ये आपका जो आपका संपर्क है वो इस वाले से दूसरे पे जाएगा, फिर से आपकी 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जिसमें हम एसी को डीसी के अंदर बदलते हैं, वो स्लिप रिंग ना होके स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होके मतलब एक से संपर्क टूट के दूसरे के ऊपर चले जाना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर विधि बोला जाता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत हो? अब देखते हैं हल्का सा थोड़ा वाइंडिंग के प्रकार, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर समय बचा तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो अगला कंटेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ा है अभी समय, क्योंकि वाइंडिंग वाली चीज तो 2 मिनट में बता दी जाएगी। देखो, वाइंडिंग के प्रकार में हमने पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको ना कभी कभार ना वाइंडिंग का चित्र दे दिया जाता है और उनके ऊपर जो नाम लिखे जाते हैं वो बहुत खास है, अल्फाबेटिकली जो नाम लिखे जाते हैं। जैसे कभी कभार आपको A1 A2 ये वाइंडिंग के सिरे, आप चाहो तो इस वाइंडिंग को ऐसे भी शो कर सकते थे, ऐसे भी शो कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इंटरपोल वाइंडिंग है, तो मैंने पोल दिखाया है और उस पोल के ऊपर वाइंडिंग को शो कर रखा है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपकी इंटरपोल वाइंडिंग, फिर से पोल है ना, तो पोल के ऊपर शो कर सकते थे, नहीं आप सीधी वाइंडिंग को शो कर सकते हो। इंटरपोल क्या है, ये कॉन्सेप्ट आएगा, नॉर्थ साउथ पोलों के बीच में छोटे पोल और बना दिए जाते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम, है ना, वो क्या प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम फील्ड बने, कुल मिला के यही है। फिर है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फिर है सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी, प्रत्येक वाइंडिंग पे अल्फाबेटिकली नाम अलग अलग है। A1 A2 यानी कि नाम से आर्मेचर A1 A2, ऐसे लिंक बनाते हुए चलो। इंटरपोल वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के जस्ट बाद आपकी इंटरपोल वाइंडिंग, ठीक है। फिर आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सी से स्टार्ट, सी से कंपनसेटिंग, सी से C1 C2, फिर है जी आपकी सीरीज और फिर आपकी सन, सीरीज और सन। ये ऑर्डर ध्यान रखोगे तो कभी परेशान नहीं होगे, ये क्वेश्चन बहुत आरामदारी से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आर्मेचर, आर्मेचर के बाद आर्मेचर जो बीच वाला है, अब आर्मेचर से थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे। पोलो के ऊपर बाइंडिंग वो तो दिखाई नहीं दी क्योंकि पोल शू लगे पड़े थे नीचे, याद करा रहा हूं तुमको, कभी नहीं भूलोगे। आर्मेचर सबसे पहले हम अंदरूनी झांक के देखा, सबसे पहले हमने देखा बीच में आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग वो आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कौन है, आर्मेचर है बीच में चालक, रोटर पार्ट, उसके अंदर स्लोट है, स्लोट के अंदर जो आपके 3 प्रकार के स्लोट, ओपन स्लोट, सेमी क्लोज्ड और आपके क्लोज स्लोट, उनके अंदर जो सुपर एनिमल को ऊपर के चालक तार है उन्हीं को आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2। फिर आर्मेचर से बाहर झाँक के देखा, ऊपर हमें बड़े बड़े पिलर नजर आए, वाइंडिंग नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि वाइंडिंग ऊपर पिलर किसके, शू के, तो वो वाइंडिंग क्यों नहीं दिखी, क्योंकि शू के पीछे वो वाइंडिंग कोर के ऊपर है। वाइंडिंग क्यों नहीं दिखी, क्योंकि शू के पीछे वो वाइंडिंग कोर के ऊपर है।
जैसे कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, छोटा सा बंदा है कोई, तो उसको बाइंडिंग दिखेगी क्या, ये शू आगे दिखाई देगी, शू आगे दिखाई दे। सबसे पहले आर्मेचर के अंदर, इस आर्मेचर के अंदर आर्मेचर बाइंडिंग A1 A2 A1 A2, फिर बाहर की तरफ देखा बाहर, तो दूसरे नंबर पर आया, ये नहीं दिखाई दी, तो ये पोल दिखाई दिए, इंटरपोल दिखाई दी, इनके ऊपर जो बाइंडिंग है उसे हम बोलते हैं इंटरपोल बाइंडिंग। तो याद हो जाएगी, क्या समझे, सबसे पहले आर्मेचर वाइंडिंग, और दूसरे नंबर पर जो वाइंडिंग होगी वो पोल की कोर को दिखाई नहीं देने की वजह से वो वाइंडिंग नहीं दिखी, तो दूसरे नंबर पर नाम याद रखेंगे कौन सा, आपकी आर्मेचर के बाद इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग। तो पहले पर ए आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, फिर आपकी इंटरपोल वाइंडिंग B1 B2, फिर तीसरा तो बहुत आसान है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग C1 C2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग C1 C2। फिर आगे कौन, सीरीज और संट, सीरीज मतलब D1 D2 और संट मतलब E1 E2। तो ये पेपर में ना नाम देके पूछ लिए जाते हैं। वहां कभी कभार ना, जैसे सीरीज में ना मोटा तार कम लपेटे होते हैं, सीरीज में मैंने बताया था क्या चाहते हैं हम, प्रतिरोध का मान कम हो, तो मोटा तार होगा तो लपेटे कम होंगे, मोटा तार कम लपेटे। संट में हम क्या चाहते हैं, प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, तो संट में हम क्या चाहेंगे, संट में हम चाहेंगे पतला तार ज्यादा लपेटे। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो मोटा तार कम लपेटे सीरीज। लेकिन कभी कभार ना सीरीज के भी टर्न की संख्या, संट के भी टर्न की संख्या समान दे देता है, तो कैसे पहचाने, अल्फाबेट से। सबसे पहले कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, आर्मेचर के बाद पोल के ऊपर वाइंडिंग दिखी, नहीं दिखी, साइड में देखा पोल के जाके इंटरपोल, अच्छा तू भी है इधर, तेरे ऊपर जो वाइंडिंग है वो इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग मतलब B1 B2। तीसरे नंबर पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग सी से, कंपनसेटिंग सी से C1 C2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चौथे नंबर पर कौन आएगा, पहले सीरीज आता है फिर संट आता है, सबको पता है, सीरीज आएगा फिर संट आएगा, प्रतिरोध वाले चैप्टर में बताया पहले सीरीज आता है फिर संट, सीरीज, सीरीज को D1 D2, संट को E1 E2, D1 D2 E1 E2, डायग्राम देके पूछ लेता है। अब देखते हैं इनका क्या, आर्मेचर वाइंडिंग सुपर एनिमल कॉपर के तार की होती है, इंटरपोल वाइंडिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन बाद में बताएंगे किसकी होती है, लेकिन है वाइंडिंग मतलब तांबे की। तो आर्मेचर वाइंडिंग सब के सब सुपर एनिमल कॉपर के तार का यूज करेंगे, लेकिन जहां प्रतिरोध को शो करना हो तो कॉपर के तार का यूज करोगे क्या, तो प्रतिरोध शो करने के लिए कॉपर के तार में तो प्रतिरोध कम होता है, तो वहां पर कोई हम और किसी चीज की वाइंडिंग बनाएंगे, लेकिन यहाँ मशीनों में हम सुपर एनिमल कॉपर के वायर का यूज करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग, मोटे तार कम लपेटे। अच्छा एक चीज तुम समझते हो, मोटा आदमी कम फ्लेक्सिबल होता है तो कम लपेटे बनेंगे, मोटा तार कम लपेटे, मोटा तार कम लपेटे, मोटा आदमी कम फ्लेक्सिबल होता है, जैसे मैं पूरा मोटा हूँ, है ना, पूरा मोटा हो गया तो मेरे से नहीं मोटा, ओह ओह नहीं लपेटे आएंगे, मोटा तार कम लपेटे। अच्छा पतला तार ज्यादा लपेटे, पतला आदमी फ्लेक्सिबल होता है, कर देगा, सूर्यासन ताड़ासन सारे कर देगा, नीचे बिठा देगा हाथ। अब मेरे से तो भाई पहले तो हो जाते थे, अब थोड़ा सा पता ही आपको माहौल का, तो मोटा तार कम लपेटे, आर्मेचर वाइंडिंग मोटा तार कम लपेटे। आर्मेचर के अंदर मोटा तार ही क्यों लेते हैं सर, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा आपके धारा का प्रभाव, मोटा तार कम लपेटे। फिर है जी आपकी इंटरपोल बाइंडिंग, पोल फेज पर स्थापित, पोल के साथ में जो फेज है ना, पोल के साइड में उस पर स्थापित, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुव, ये क्वेश्चन बहुत खास है। इंटरपोल बाइंडिंग को कैसे करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर जो बीच वाला है उसके श्रेणी क्रम में, लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ। आर्मेचर की से वाइंडिंग हम किसकी तरफ लेके चलते हैं, इंटरपोल की तरफ लेके चलते हैं। पहले वाइंडिंग किसमें होती है, आर्मेचर, बस याद करा रहे हैं बस हमें, क्योंकि पहले नंबर पे तो हमने आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ लिया। आर्मेचर से वाइंडिंग किसकी तरफ लेके चलते हैं, इंटरपोल की तरफ। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में पहले आर्मेचर पे वाइंडिंग की A1 A2, फिर इंटरपोल पे कर रहे हैं, इंटरपोल पे कर रहे हैं B1 B2, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, लेकिन विपरीत ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, आर्मेचर बीच वाले हिस्से में A1 A2। फिर उसके बाद किस कौन सी होती है, इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग में हम क्या बताया कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, लेकिन ध्रुवता विपरीत रखेंगे। ये अब यहाँ तो हो सकता है कि तुमको लगेगा कि भाई ये याद तो हो गया, रट्टाफिकेशन है, समझाऊंगा आगे, अभी आई नहीं इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल ही नहीं आया तो मैं इंटरपोल वाइंडिंग क्या सिखाऊं तुमको। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता से, यानी कि आपकी इंटरपोल वाइंडिंग और आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ी होती है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन मतलब वही जो आपका एडी करंट बना था,
बननी थी चालक के अंदर आपकी मुख्य धारा, बन गई साथ में कोर के ऊपर। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाले वी चुंबकीय प्रभाव को दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट है ये, आगे आएंगे। तुमने तो अभी तक आर्मेचर वाइंडिंग, पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड पोल है उसके ऊपर पोल वाइंडिंग, ये दो ही वाइंडिंग देखी है। अभी इंटरपोल नहीं देखा तो इंटरपोल वाइंडिंग नहीं पता, और आपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी नहीं देखा। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग कहीं ना कहीं अपना काम अधूरा रहते होने की वजह से की जाती है। पहले तो पोल के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, फिर भी कोई हल्की फुल्की कमी देखेंगे तो बीच में इंटरपोल लगा देंगे। भाई मेरे से काम नहीं चल रहा, जैसे मेरे को किसी बहुत लंबा सफर करना है, मेरे को गाड़ी चलानी है, बहुत लंबा सफर करना है, मेरे को लगा यार बीच में नींद की झपकी भी आ सकते हैं, थकान भी हो सकती है, तो मैं एक अपने कजन को ले गया, भाई थोड़े रिश्ते तू भी मेरा काम करना, समझ गए। तो इंटरपोल के बीच में इंटरपोल काम चलाने के लिए, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के लिए। लेकिन ये दोनों ही वाइंडिंग अपना काम ना चले तब लेके आएंगे। ये कब लेते हैं? आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर के अंदर जो रिएक्शन होता है ना, उसके कारण होने वाले वी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। लेकिन वो आर्मेचर रिएक्शन, रिएक्शन हमेशा उल्टी होती है, एक्शन का उल्टा रिएक्शन, रिएक्शन तो उल्टी होती है। एक्शन क्या था? ईएमएफ को इंड्यूस करना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, चुंबकीय क्षेत्र को चालक का काटना और आपकी ईएमएफ बनाना। तो एक्शन का रिएक्शन क्या है? उल्टा क्या होगा? उल्टा ये हो रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे एडी करंट लॉसेस, एडी करंट होता है, ठीक उसी प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन होता है। इसके कारण होने वाले वी चुंबकीय, हम चाहेंगे चुंबकीय क्षेत्र बने, वी चुंबकीय बन रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तुम्हारे लिए ये अभी याद ना हो रही डेफिनेशन, बस तुम ये ध्यान रखो क्या, कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ। अब है सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग, मोटा तार कम लपेटे, आर्मेचर वाइंडिंग मोटा तार कम लपेटे। अच्छा, संट वाइंडिंग, संट वाइंडिंग में हम चाहते हैं प्रतिरोध बढ़े, तो पतला तार अधिक लपेटे, पतला तार अधिक लपेटे। ये देखो मोटा तार, ये पतला तार, मोटा तार कम लपेटे। आप बताओ, वाइंडिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आए कर दोगे? सबसे पहले आर्मेचर A1 A2, पोल वाली नहीं दिखी तो इंटरपोल वाली देख ली, इंटरपोल वाइंडिंग D1 B2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग नाम से C1 C2, फिर सीरीज आएगा, फिर समांतर आएगा। श्रेणी वाइंडिंग D1 D2, समांतर वाइंडिंग E1 E2, आर्मेचर वाइंडिंग मोटा तार कम लपेटे, इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के कारण। किसके लिए प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन हुआ है उसके कारण जो विध्रुवण होगा, उस विध्रुवण को नहीं होने देंगे, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देंगे आगे की तरफ, सू के ऊपर। फिर बाद में देखेंगे इसको। सीरीज वाइंडिंग, मोटा तार कम लपेटे, शंट वाइंडिंग पतला तार अधिक लपेटे। ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग होगी, सीरीज वाइंडिंग ये वैसे ही बता रखे, कोई अलग बात नहीं है। अब देखते हैं जी डीसी जनरेटर के विद्युत भाग बल समीकरण। अभी फिलहाल हम इस समीकरण को देखेंगे। कल की क्लास में इस समीकरण से संबंधित मैं आपको पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कराऊंगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसको समझ में ना आएंगी। फिर हम वाइंडिंग पे आ जाएंगे। मैंने बताया था, वैसे तो पोल के ऊपर हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड पोल के ऊपर सीरीज, शंट और आपकी मिश्रित, कंपाउंड जिसे बोलते हैं। सीरीज के अंदर मोटा तार कम लपेटे, प्रतिरोध कम। समांतर के अंदर पतला तार अधिक लपेटे, प्रतिरोध अधिक, ये बताया था हमने। लेकिन मैंने क्या कहा था, आर्मेचर के अंदर जब आओगे तो सीरीज समांतर ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर देखते हैं आपकी वाइंडिंग अंदरूनी आर्मेचर के अंदर कैसे होती है, वी आकार के जो स्लॉट करते हैं उसके अंदर। तो पढ़ा था लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग से संबंधित बातें बता चुका हूं, लेकिन ये नहीं बताया था। तो मैंने कहा था कि ये फ्रंट है, फ्रंट पिच, बैक पिच है ना, रिजल्टेंट पिच, औसत पिच, ये क्या है परेशान मत होना, आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ सिखाया जाएगा, यहाँ सिखाया जाएगा तुमको। फिर हम चलेंगे मेन डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के किस पे, डीसी जनरेटर पर। लेकिन सबसे पहले आज की इस क्लास में इस इक्वेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल के समीकरण को थोड़ा देख लेते हैं। डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल समीकरण को थोड़ा देख लो। तो ई जी जनरेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जनरेटिंग ई एम एफ, यानी कि पैदा हुई प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उसे ईजी से डिनोट किया जाएगा। ईजी मतलब उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जनरेटेड ईएमएफ इन वोल्ट, वोल्ट में मापते हैं। जैसे E इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमने देखी थी, E इज इक्वल टू वी
एल वी साइन थीटा, देखा था ना। तो उसमें हमने देखा प्रेरित हो रही है, तो वहां भी हमने मापा था वी को भी वोल्ट में, ई को प्रेरित वाली को वोल्ट में। मैग्नेट मैग्नेट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसमें टेस्ला में, मीटर पर सेकंड में, और एंगल है मैक्सिमम 90 डिग्री पर और मिनिमम 0, 180 और 360 पर, मैक्सिमम 90 और 270 पर। जनरेटिंग, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जनरेटेड ईएमएफ इन वोल्ट। फिर है फाई क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो वो था जिसे हम किस में माप रहे थे, टेस्ला में। यहाँ क्या है, फाई क्या है, प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स को बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल इसमें मापते हैं वेबर में, और किस में मापते हैं, मैक्सवेल में। एक वेबर किसके बराबर होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल के। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म नाम चैप्टर में अच्छे से किया था। तो फाई क्या है, प्रति ध्रुव, प्रति ध्रुव मतलब पोल, चुंबकीय फ्लक्स, एक पोल पर कितनी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यहाँ लंबवत तल से गुजरने वाली कुल रेखाएं नहीं बोल रहा, कुल रेखाएं कैसे पता लगेगी यहाँ, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल कितने पोल लगाए ये थोड़ी ना पता है, लेकिन हमें ये तो पता हो कि एक पोल पे कितनी है, उसे हम फाई से डिनोट कर देंगे। तो ये आ जाएगी वेबर में, किसमें, वेबर में। वेबर मतलब वेबर में मापते हैं, मैक्सवेल में मापते हैं। वेबर मतलब एक वेबर बराबर, सॉरी एक बार वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो इजी फाई। फिर ये लास्ट में याद करें, पहले देखते चलते हैं जेड। जेड यहाँ जो है वो आर्मेचर के चालकों की कुल संख्या है। आर्मेचर के अंदर कितने चालक लगाए, सुपर एनिमल कॉपर के तार लगाए हैं, उन्हीं के अंदर चालक बोला जाता है। तो जेड क्या है, आर्मेचर के चालकों की कुल संख्या। पेपर में तुम्हें पता है कंफ्यूजन क्या होगी, जब ये ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा ना, तो तुमको ये थोड़ा सा आइडिया नहीं लगेगा कि भाई ये दे क्या रखा है। जैसे अब तक जो हमने पढ़ा है वो पहले पूरा फॉर्मूला देखेंगे, फिर ये न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फिर बोला कि फाई, फाई क्या है, एक पोल, एक चुंबकीय ध्रुव के अंदर चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। जेड क्या है, चालकों की कुल संख्या। चालक कहाँ होते हैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर के चालकों की कुल संख्या, कभी कभार आर्मेचर की संख्या है ना, मतलब बोल देता है कि आर्मेचर में इतने आपके स्लॉट है और स्लॉट के अंदर इतने आपके चालक है, तो मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो जेड है आर्मेचर के अंदर कुल चालकों की संख्या, कुल सब ध्यान रखना, कुल चालकों की संख्या। फिर है पी, पी है आर्मेचर की घूर्णन गति, सॉरी पी ध्रुवों की कुल संख्या, ध्रुव कितने, पोल कितने, 4 है तो 4 ले लेंगे। पहले एन देखना था, एन है आर्मेचर की घूर्णन गति, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर आर्मेचर की घूर्णन गति। ये दोनों शब्द ना थोड़े से नाम से मैच नहीं खाते। जैसे जेड मतलब आर्मेचर में चालकों की संख्या, जेड मतलब चालकों की संख्या। तो आर्मेचर वाली शेप सी नजर आ रही है, ऐसा सोच लो। आर्मेचर गोलाकार होता है तो गोलाकार ऐसे शेप सी नजर आ रही है। तो आर्मेचरों की कुल संख्या, आर्मेचरों में चालकों की कुल संख्या। एन क्या है, एन है जी आर्मेचर की घूर्णन गति, रोटेशन पर मिनट, आर्मेचर स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। अब आगे पोल, पोल कितने हैं आपको ध्यान है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का भी रोल आएगा। पोलों की संख्या, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में मैंने बताया था, लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या समांतर चालकों की संख्या के बराबर होती है ना, ए के बराबर होगी। तो समांतर है ना पथों की संख्या, चालकों नहीं समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। लैप वाइंडिंग में ये दोनों बराबर होते हैं। देखो लैप वाइंडिंग, ले वाइंडिंग में अगर पोल 4 है तो ले वाइंडिंग में है ना समांतर पथों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। अगर वो वेव वाइंडिंग है तो पोल की संख्या 4 है, लेकिन वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होती है, 2 ही होती है। समझे मेरी बात को। तो जनरेटिंग ईएमएफ फाई, जेड चालकों की कुल संख्या, एन रोटेशन पर मिनट, इसको तो पहचान ही लेंगे। पी पोल की संख्या, 60 क्या है, नियंत्रक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, उस मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, मिनट टू सेकंड कन्वर्जन। ए क्या है, ए है जी आपके समांतर पथों की संख्या। लेव वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में, लेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या और समांतर पथों की संख्या समान होती है, 4 पोल है, और लेव वाइंडिंग में आपके समांतर पथों की भी संख्या 4 है। लेकिन वेव वाइंडिंग में पोल अगर 4 है तो 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 ही प्रयोग में लाई जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये है जी आपकी विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब मैं न्यूमेरिकल अब नहीं करा रहा, आसान है बिल्कुल ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल की क्लास को जब स्टार्ट करूं तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से बताऊं और फिर इस बेस पे आपके ये 2 न्यूमेरिकल दूं। जो बच्चा ट्राई करना चाहता है वो खुद से ही इनको ट्राई कर लेता है,
और फिर हम चलेंगे लेव बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, और फिर अपना मेनली इस चैप्टर के टाइप स्टार्ट हो जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डीसी जनरेटर कौन से हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ डेमो लेक्चर यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, कंप्लीट इस बैच को करना चाहते हो, क्लास के अंदर ही याद करना चाहते हो, ये अब आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन आप जब ये पीडीएफ रिवाइज करोगे ना, पीडीएफ को क्लास के बराबर में जो दे रहा हूँ, तब आपकी उंगलियां ऐसे जाएगी मक्खन की तरह कि भाई हाँ ये समझ में, ये समझ में, ये समझ में। और ऐसे ही करते करते जब 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा चैप्टर, ये पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपके टिप्स पे होगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, 82 954 38 575। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।